दहेज और धूमधाम की शादियां न होने दें। दुष्टताएं इतनी भोली भाली नहीं होती कि प्रार्थना करने भर से ही अपना बोरिया बिस्तर समेट लें। वे लालच और अहंकार पर निर्भर होती हैं। अनिति का चस्का ऐसा बुरा है कि समुचित दबाव पड़े बिना वो छूटता नहीं। शराबियों जुआरियों की आदतें जेल में बंद होने पर विवश होकर छूट जाती हैं। दंड और प्रताड़ना तो बड़ी बात है। साधारण विरोध, व्यंग्य, उपहास जैसे प्रतिरोधों से भी काम चल जाता है। उसके उपरांत ऐसा भी हो सकता है कि धीमा अथवा कड़ा संघर्ष करना पड़े। न्याय और औचित्य के पक्ष में ये अस्त्र भी काम में लाए जाने चाहिए। समझाने भर से वहां काम नहीं चलता। जहां दुष्टता को लालच और अहंकार की पूर्ति का लाभ दिखता हो, वहां विद्रोह और संघर्ष की सीमा तक जाकर ही अवांछनीयताओं को निरस्त किया जा सकता है। अपने समाज में यूं अनेक कुरीतियां प्रचलित हैं, पर उन सब में अधिक भयानक खर्चीली शादियों का प्रचलन है। इसमें दहेज का लेन देन तो प्रधान है ही। इसके अतिरिक्त दिखावे में दी जाने वाली वस्तुएं, बारात की सज धज, कीमती ज्योनार आदि के खर्च भी ऐसे हैं जो लगभग दहेज के बराबर ही पैसा बर्बाद कराते हैं। बड़े आदमियों की शादियों में लाखों करोड़ों की, मध्य वर्ग की शादी 50-40 हजार की और गरीबों की भी 10-15 हजार की बैठती ही है। लड़कियों को शिक्षित बना देने पर मध्यवर्ती परिवार तो ढूंढना ही पड़ता है और वो विवाह करने का अर्थ न्यूनतम 50-40 हजार का खर्च करना होता है। ये राशि कहाँ से जुटाई जाए, ये प्रश्न टेढ़ी खीर के समान है। जिसके यहाँ 2-3 लड़कियां भी हों, उसे लाख-1.5 लाख की आवश्यकता पड़ेगी। इस महंगाई के ज़माने में ईमानदारी से कमाने वाला उतना ही अर्जित कर सकता है जिसमें गुजारा हो सके और किसी प्रकार बच्चों को पढ़ाया भर जा सके। बचत की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लड़कियों की शादी के लिए जो अतिरिक्त पैसा चाहिए, इसका जुगाड़ बिठाने में बेईमानी, ठगी, रिश्वत जैसे तरीके ढूंढने पड़ते हैं। जिनकी आत्मा ये सब लंद फंद करने के लिए सहमत नहीं होती, उन्हें महंगे ब्याज पर जहां तहां से ऐसा कर्ज लेना पड़ता है जिसके चुका सकने की कोई संभावना नहीं रहती। यह भी न बन पड़े तो घर के थाली बर्तन बेचकर पहले लड़की भर के लिए किसी तरह खाई पट जाती है। बाकी 2 लड़कियों के लिए तो ये संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। लड़कियां बढ़ने लगती हैं और माँ बाप चिंता से सूख कर कांटा होने लगते हैं। कितनी ही लड़कियां इस कुचक्र में कुंवारी रह जाती हैं। कई नौकरी ढूंढ लेती हैं। कई माता पिता को चिंता मुक्त करने के लिए आत्मघात जैसे तरीके अपनाती हैं। देखा जाए कि धूमधाम वाली, दहेज वाली शादियां क्या आवश्यक हैं? इस संदर्भ में समस्त संसार पर दृष्टिपात करना होगा। कहीं भी ऐसा प्रचलन न मिलेगा जहां इस प्रकार का आडंबर रचा जाता हो और लड़की देने वाले के प्रति कृतज्ञ होने की अपेक्षा उससे उल्टे दहेज वसूल किया जाता हो। अपने देश में भी ईसाई, मुसलमान, जैन, सिख आदि में भी ऐसा रिवाज नहीं है। कहीं कहीं इन वर्गों में पड़ोसियों की छूत लगी है अथवा नीलाम की बोली बढ़ाकर काले पैसे वाले इस तरह का ढर्रा नए सिरे से चलाते हैं। सोचा ये जाना चाहिए कि गरीब वर्ग पर इस प्रथा के कारण कोल्हू में पिसने जैसा कितना संकट टूटता है। उनकी लड़कियां माता पिता की आंखों से आंसू बरसते देखकर कितना सकुचाती हैं और अपने को अभागी मानती हैं। बाप को इस कारण बेईमानी के स्रोत खोजने पड़ते हैं। ये तो और भी बुरी बात है। लड़के वाले भी कुछ बड़ा नफा नहीं कमा लेते। लड़कियां अपने घर परिवार में भी होती हैं। जितना लिया है उसी हिसाब से उन्हें भी देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त धूमधाम और प्रदर्शन का पैसा तो सर्वथा निरर्थक चला जाता है। बैंड बाजा, दूल्हे की सजावट और सवारी, बारातियों को बुलाने और खिलाने का खर्च ऐसा है जिसे गरीबों का अमीरों जैसा भोंडा स्वांग ही कहा जा सकता है। अन्य सभी फर्नीचर आदि ऐसे होते हैं जो बेकार जगह घेरते हैं। उन्हें रखने को छोटे घरों में जगह ही नहीं होती। बेचने में नाक कटती है,
फिर वो जहां तहां पड़े हुए टूट फूट जाते हैं। लड़के वाला जितना दहेज मांगता है उसी अनुपात से उसे वधू के लिए कीमती जेवर और रानियों जैसे कपड़े बनवाने पड़ते हैं। बारात की दावत और सजावट में ढेरों पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसी दशा में जो दहेज में वसूल किया गया था वो ऐसे ही बेतुके ढंग से बर्बाद हो जाता है। बचाकर रखने जैसी कोई पूंजी हाथ नहीं लगती। लड़की को जो जेवर कपड़ा मिला वो समधि के काम नहीं आता। बेटे वाला पिस जाता है और बेटे वाला उस उपलब्धि से कुछ कमाई कर सके, बचत करके घर में जमा कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। मात्र बदनामी का ठीकरा ही उसके सिर पर फूटता है और अपने घर की लड़कियों के लिए उसी अनुपात से खर्च करने का बंधन बंधता है। न कर पाने पर फिर व्यंग्य उपहास और लानत मलामत का वातावरण बनता है। ऐसी दशा में दूसरे बेटी वाले की जो दुर्दशा की गई थी वही अपनी बेटियों की बारी आने पर अपनी भी होती है। हर विवाह में जो दोनों ओर का खर्च होता है औसतन 30-40 हजार तो आंका ही जा सकता है। बड़े गृहस्थों में तो हर दूसरे तीसरे साल एक शादी करनी पड़ती है। इस प्रकार इस मद में लाख से ऊपर ही पैसा बर्बाद हो जाता है। ये धन बर्बाद न हुआ होता तो किसी उपयुक्त व्यवसाय में लगाया गया होता, बैंक में ही जमा कर दिया गया होता, तो वो पैसा बढ़ता और उसका लाभ दोनों पक्षों को मिलता। अब तो दोनों की ही बर्बादी और बदनामी होती है। दोनों ही गरीबी के चंगुल में फंसते हैं। समय की मांग है कि इस विचारशीलता के युग में ये तथ्य हर किसी को हृदयंगम कराया जाए कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान ही नहीं बदनाम भी कराती हैं। ये मध्यकालीन सामंतवादी युग के जमींदार साहूकार लुटेरों के युग की है जो अनाप शनाप कमाते और आंखें बंद करके खर्चते थे। अब परिस्थितियां बदल गईं। समझदारी अपनाने का तकाजा सर पर है। सर्वत्र गरीबी और कठिनाई का दौर है। इन दिनों एक एक पैसा संभालने और उसे फूंक फूंक कर पैर रखते हुए मुट्ठी बांधकर खर्च करने का जमाना है। इसलिए वो रास्ता निकालना चाहिए जिससे खर्चीली शादियों की, दहेज ठहराव की लानत से बचा जा सके। मनुष्य की आदत अनुकरण प्रिय है। अंधी भेड़ों की तरह एक के पीछे दूसरे को चलते देखा जा सकता है। खर्चीली शादियों के संबंध में भी यही हुआ और हो रहा है। इस कुचक्र को कहीं से तो तोड़ना ही पड़ेगा। आदर्शवादी उदाहरण किन्हीं को तो उपस्थित करने ही होंगे। कुरीतियों और मूढ़ताओं से किन्हीं को तो संघर्ष करना ही होगा। ये कार्य प्रज्ञा परिजनों को अपने कंधे पर उठाना चाहिए और संघर्ष छेड़ने में अपने को भी चोट लगने का जो जोखिम उठाना पड़ता है उसके लिए साहस जुटाना चाहिए। प्रगतिशीलता अपनाने और सुधार परिवर्तन के श्री गणेश करने का संकल्प लिया गया है। इसीलिए उन्हीं के जिम्मे ये काम भी आता है कि कुरीतियों में सबसे निंदनीय और हानिकारक खर्चीले विवाहों की कुप्रथा के उन्मूलन के लिए अपने घरों से शुभारंभ करें और किसी दूसरे के आगे बढ़ने, साथ देने की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं ही इस दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। प्रज्ञा परिवार के वयस्क नर नारियों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अपने लड़के लड़कियों की शादियां सर्वथा बिना खर्च के करेंगे। अपना गायत्री परिवार अब इतना बड़ा हो गया है कि उसमें इसी विचार के दोनों पक्ष मिल सकते हैं। यहाँ इतना और सुधार करने की आवश्यकता है कि उपजातियों का बंधन तो निश्चित रूप से ढीला किया जाना चाहिए। ब्राह्मणों की ब्राह्मण मात्र में, क्षत्रियों की क्षत्रिय मात्र में, कायस्थों की कायस्थ मात्र में, इसी प्रकार अन्य जातियों में भी उपजातियों का बंधन न रहे तो उपयुक्त लड़के लड़की तलाश करने में आधी कठिनाई तो सहज ही दूर हो सकती है। छोटी उपजातियों में थोड़े से सुयोग्य लड़के होते हैं और उनकी बोली महंगी बढ़ती जाती है। यदि ढूंढने का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाए तो अपने अनुरूप संबंध तलाश करने में बहुत सुविधा हो सकती है और समस्या का एक बड़ा पक्ष हल हो सकता है। आदर्श विवाहों का रूप ये है कि निजी परिवार के न्यूनतम 10 के लगभग व्यक्ति ही बारात में जाएं। बाहर के किसी संबंधी यार दोस्त को उसमें न ले जाया जाए। वधू के घर आने पर
उसके हाथ का बनाया परोसा भोजन खाने के लिए अपने मित्र संबंधियों को अपने घर पर दावत के लिए बुलाया जा सकता है। विवाह के अवसर पर दोनों ओर से कोई दिखावे की चीज न तो ली जाए और न दी जाए। बेटी की ओर से जेवर या रानियों जैसे कपड़े चढ़ाने की कतई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार बेटी वाली की ओर से चित्र विचित्र फर्नीचर, कपड़े या नकदी देने की कोई आवश्यकता न समझी जाए। अधिक से अधिक इतना तो हो ही सकता है कि दोनों की ओर से लड़की लड़के के सामान्य कीमत के कपड़ों का आदान प्रदान कर दिया जाए। जेवर के नाम पर दोनों ओर से एक एक अंगूठी भर दी जाए। बारात एक दिन रुके और दूसरे या तीसरे दिन विदा हो जाए। अपने यहाँ इसके विरोध उपहास का झंझट हो तो दोनों पक्ष शांति कुंज हरिद्वार चले आएं और यहाँ के दिव्य वातावरण में शास्त्रीय विधि से शादी कराकर ले जाएं। इसमें किसी साधन सामग्री के समेटने बटोरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह में जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उन सब का यहाँ प्रबंध है। बिना खर्च, बिना प्रदर्शन और बिना दहेज की शादियां करने की प्रतिज्ञा का हमें दृढ़तापूर्वक निर्वाह करना चाहिए। प्रतिज्ञा ऐसी ढीली पोली न होनी चाहिए कि मित्र कुटुंबियों संबंधियों के विरोध करने पर उसे तोड़ दिया जाए। भले ही उपयुक्त जोड़ा मिलने में देर लगे, इसके लिए धैर्य रखा जाए और विवाह संबंध उन्हीं परिवारों के साथ जोड़ा जाए जिनमें आदर्शवाद की लहर पहुंच चुकी हो। अपने संपर्क में भी ये विचारधारा पहुंचनी चाहिए और ये भी निश्चित करना चाहिए कि उन्हें शादियों में सम्मिलित हुआ जाएगा जिनमें उपरोक्त आदर्श अपनाया गया है। जहां पुराने दर्जे की ही धूमधाम लेन देन हो रही हो, उनमें सम्मिलित न हुआ जाए, भले ही वो अपने कुटुंबी या संबंधी के यहाँ क्यों न हो रही हो। स्कूलों कॉलेजों में लड़की लड़कों तक ये प्रचार किया जाना चाहिए। उन्हें इस संदर्भ का साहित्य पढ़ाना चाहिए और इस कारण होने वाले अनर्थों का विवरण अखबारों में से कटिंग काट कर सुनाना चाहिए। जो लड़के लड़कियां सहमत हों उनसे प्रतिज्ञा पत्र भराने चाहिए कि विवाह आदर्श परंपरा के अनुरूप ही करेंगे। परिवार के लोग यदि इससे असहमत होंगे तो बिना विवाह के रहेंगे, पर इस प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे नहीं। अपने इस निश्चय की जानकारी उनके अभिभावकों को भी देनी चाहिए ताकि वे कहीं बात चलाकर पीछे बात को लौटाने में अपनी तौहीन न समझें। स्कूल कॉलेजों के अतिरिक्त भी जहां कहीं अविवाहित मिलें, वहां उनसे भी यही प्रतिज्ञाएं करानी चाहिए। साथ ही उपयुक्त जोड़े मिलाने में उपयुक्त समय पर उनकी सहायता भी करनी चाहिए। हर क्षेत्र में ऐसे प्रतिज्ञा करने वाले अभिभावकों एवं युवक युवतियों की लिस्ट भी हर शाखा संगठन को रखनी चाहिए। एक अच्छा तरीका सामूहिक विवाहों का भी है। गायत्री यज्ञ, युग निर्माण सम्मेलन के साथ सामूहिक विवाहों की योजना भी बनाई जाए। अभिभावकों के साहस को सराहा जाए और अन्य लोगों को भी यही परिपाटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। संभव हो तो वर वधुओं की जोड़े सवारियों पर बिठाकर नगर में उपस्थित जनता समेत जुलूस निकाला जाए, किंतु स्मरण रहे कि इन सामूहिक विवाह आयोजनों में बाल विवाहों को प्रोत्साहन न दिया जाए। कुछ समय पूर्व भारत सरकार ये एक्ट पास कर चुकी है कि 18 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम के लड़के का विवाह करना दंडनीय है। ऐसा करने पर दोनों पक्ष के अभिभावक और विवाह कृत्य कराने वाले पंडित जेल जा सकते हैं। अपने मंच से बाल विवाहों का समर्थन नहीं होना चाहिए। एक अच्छाई दूसरी बुराई मिला देने पर यह प्रयत्न गुड़ गोबर मिला देने की तरह सर्वथा निरर्थक हो जाता है। दहेज के कारण होने वाली हानियों से बाल विवाह की हानि किसी प्रकार कम नहीं है। बिहार में मैथिल ब्राह्मणों का एक बड़ा मेला ऐसा भी होता है जिसमें अभिभावक अपने लड़के लड़कियों को लेकर पहुंचते हैं और अपने उपयुक्त संबंधों की ढूंढ खोज का काम उस अवसर पर सरल बना लेते हैं। गायत्री परिवार के क्षेत्रीय बड़े आयोजनों में इस प्रकार का प्रचलन भी करना चाहिए। ढूंढ खोज में सरलता हो जाना एक बड़ी बात है। आवश्यकता इस बात की है कि खर्चीली शादियों की हानियों से जन जन को अवगत कराया जाए और कहा जाए कि इस आधार पर होने वाले संबंधों में कन्या पक्ष अपने ऊपर तेल पेलने जैसे दबाव भरे अत्याचार को कभी भूलता नहीं।
संबंधियों के बीच जो प्रेम भाव बनना चाहिए वो आजीवन बनता ही नहीं। लड़कियां भी समझदार होती हैं, उनके मन में भी ये भाव बना रहता है कि ससुराल पक्ष ने उसके अभिभावकों को किस प्रकार त्रास दिया और निचोड़ा है। इस घाव के कारण वो ससुराल वालों की मन से सेवा भी नहीं कर पाती। विवाह की धूमधाम तो 2-4 दिन में समाप्त हो जाती है, पर उसके कारण हुई घर की बर्बादी आजीवन याद बनी रहती है और ये खाई लंबे समय तक घटती नहीं। विवाह का उद्देश्य 2 परिवारों में घनिष्ठ आत्मीयता का संबंध जोड़ना है, पति पत्नी के बीच श्रद्धा और सहानुभूति उत्पन्न करना है। पर जहां दहेज के नाम पर नीलामी होती है, वहां बाहर से शिष्टाचार बरता जाने पर भी भीतर ही भीतर घृणा और तिरस्कार बना रहता है। इसके रहते न वर वधू में आत्मीयता पनपती है और न 2 कुटुंब परस्पर सुख दुख के साथी होने की आशा करते हैं। दहेज के नाम पर लड़का बेचा जाना हो तो फिर उसे बैल की तरह ससुराल ही जाकर रहना चाहिए और उन्हीं लोगों का काम धंधा करना चाहिए। न्याय की दृष्टि से सोचा जाए तो लड़की वाले दहेज मांगे तो उसके पीछे कोई तर्क तथा औचित्य भी है, पर लड़के वाले दहेज मांगे इसका तो कोई न्यायोचित कारण समझ ही नहीं आता। इस संदर्भ में एक महाभारत स्तर का संघर्ष खड़ा करना होगा, जिसमें कुटुंबियों और संबंधियों का ख्याल किए बिना भगवान कृष्ण ने पांडव कौरवों को नीति अनीति के प्रश्न पर आपस में लड़ा दिया था। मीरा के एक पत्र का उत्तर देते हुए तुलसीदास जी ने लिखा था, पिता तज्जो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारे, गुरुबलि तज्जो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारे। इसका अर्थ है कि नीति अनीति के प्रश्न पर कुटुंबी संबंधियों के अभिमत की उपेक्षा की जा सकती है और उनके आग्रह परामर्श की अवमानना की जा सकती है। प्रज्ञा परिवार में छोटे बड़े सभी को खर्चीली शादियों के संबंध में ऐसा ही रुख अपनाना चाहिए। अनीति के आगे सिर कभी नहीं झुकाना चाहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।